हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आपकी फेवरेट सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जून 2025 के जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जी आपके साथ। अकाउंटिंग रहेगा आज का टॉपिक। कॉमर्स और मैनेजमेंट में पूछे गए सभी सवालों को आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज पे आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने हमारे बाकी वीडियोस पे दिया है। तो प्लीज स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए फटाफट से बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर 25 और जून 26 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इन कोर्सेज का डेमो और प्रीव्यू आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। The working of current purchasing power accounting requires the classification of balance sheet items into monetary items and non-monetary items. तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का एक तरीका है जी, करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। ये कहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स को दो में क्लासिफाई कर लो। एक आपकी मॉनेटरी आइटम्स हैं और दूसरी आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं। मॉनेटरी आइटम्स वो हैं जिनका जो दाम है, जिनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है और इन्फ्लेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 10,000 लेने हैं, तो चाहे इन्फ्लेशन बढ़ भी जाए वो मुझे 10,000 ही देगा, वो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देगा। ऐसे ही मैंने किसी को कोई पैसे देने हैं, कोई मेरी लायबिलिटी है, कोई क्रेडिटर है, तो मैं उतने ही पैसे उसे दूंगा। मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, लेट सपोज 20,000 का, तो चाहे इन्फ्लेशन हो जाए तो इसकी वैल्यू 20,000 ही रहेगी। इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी, मेरा 20,000 का 20,000 ही रहेगा। अब ये सोचिए कि आपके पास कुछ ऐसी आइटम्स भी हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मान लीजिए आपका ज्वेलरी का काम है और आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी हुई है जिसकी वैल्यू तो वैसे आ रही है 5 लाख, बट आज की डेट में अगर आप इसे बेचेंगे तो इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है कि 6 लाख हो चुकी है। तो इसकी वैल्यू में आपको ज्यादा बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी जब भी आप इसे बेचेंगे। तो ये आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम है जो कि इन्फ्लेशन द्वारा इफेक्ट होगी। तो जो आपकी इन्वेंट्री है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, वो सारे नॉन मॉनेटरी में आ जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। तो क्लियरली आप ऑप्शंस को देखेंगे तो कैश, डिबेंचर, डेटर तो मॉनेटरी होंगे, बट इन्वेंट्री आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम यहाँ पे बनेगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैनेजमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट, यही पहला ऑप्शन आपको दे रखा है। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली एक वॉलंटरी एक्सरसाइज है जिसमें हम अपनी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को परख रहे होते हैं। ये कोई स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये हम इंटरनली खुद से करा रहे होते हैं। तो इसीलिए पहला ही हमारा गलत हो जाएगा और आंसर तो यही बनना चाहिए। बाकी पॉइंट्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल रिव्यू होता है सभी एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस का, सभी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को कवर करते हैं और एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है। आपके शेयर होल्डर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ही है जो इनकरेक्ट है और इसीलिए यही आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है जी। लिस्ट 1 में आपके सामने सबसे पहले आ रहा है जी इंड एस 2। इंड एस 2 बेसिकली आपका किससे जुड़ा हुआ है? इंड एस 2 आपका जुड़ा हुआ है इन्वेंट्री के साथ, तो ये आपका 3 से मैच होगा। इंड एस 16 की अगर हम बात करें तो ये आपका जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। और इसके अलावा हमें इंडेस 103 दे रखा है जी। इंडेस 103 हमारा जुड़ा हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशंस के साथ और इंडेस 113 जुड़ा हुआ है फेयर वैल्यू मेजरमेंट के साथ। और यहाँ पे हमारी जो मैचिंग बनेगी वो बन जाएगी ऑप्शन नंबर 3 की। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास सवाल है, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो, दो टर्म्स आपके पास रहती हैं, एक होती है ट्रांसफर और दूसरी होती है ट्रांसमिशन। देखो, ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को शेयर बेच रहे हो और ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि आप किसी को शेयर बेच नहीं रहे बट अपने आप उस पर्सन पे शेयर पहुंच जा रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे? जैसे मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके शेयर उसके लीगल हेयर के ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, तो ये आपका ट्रांसमिशन होगा। अगर आप एक बार पॉइंट्स पढ़ेंगे, नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड, तो हाँ, ये ट्रांसफर नहीं है तो इसके लिए कोई अलग से आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कागज नहीं बनाना।
नो, ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज जनरली मेड विदाउट एनी कंसिडरेशन। अब देखो इसमें कोई कंसिडरेशन ट्रांसमिशन में रहता नहीं है। शेयर्स कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल लायबिलिटी। अब मान लीजिए जो शेयर ट्रांसमिशन हुए हैं उन पे अभी कुछ अनपेड अमाउंट बाकी था, कोई कॉल का अमाउंट बाकी था, तो वो अमाउंट भी आपका अब जिस पर्सन को शेयर मिल रहा है उसको पे करना पड़ेगा, ओरिजिनल लायबिलिटी आपकी बरकरार रहेगी। ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज। तो बिल्कुल जी, डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी पे ट्रांसमिशन आपका होता है। स्टैंप ड्यूटी इज पेबल ऑन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो जनाब ट्रांसमिशन के समय आपको कोई अलग से ट्रांसफर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं करना, उस पर कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगवानी है, और इसीलिए यहाँ पे कोई स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी आपकी नहीं पे होती है। स्टैंप ड्यूटी ट्रांसफर वगैरह पे लग सकती है बट ट्रांसमिशन पे नहीं लगेगी, और इसीलिए हमारे पास ये वाला तो गलत हो जाएगा। ए बी सी और डी ठीक है, ई गलत है, और करेक्ट आंसर इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं वो जो लॉसेस हो रहे हैं उनके लिए पहली प्रोविजन बना लेते हैं, बट अगर कोई फ्यूचर में मुनाफा या गेन होने वाला है उसको देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, तो बिल्कुल क्लासिकल एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म का कि हम कम ही पे स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, बढ़ी हुई वैल्यू पे नहीं करेंगे। डेबिटिंग ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग परचेजेस अकाउंट व्हेन गुड्स आर विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। तो ये वाला जो बेसिकली स्टेटमेंट है ये बेसिकली आई थिंक जुड़ा हुआ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से कि प्रोप्राइटर और बिजनेस जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। कंजर्वेटिज्म यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बिल्कुल अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आपके डेटर से पैसे नहीं मिलने वाले हैं, बैड डेट्स होने वाले हैं, तो उसका प्रोविजन आज ही बना लेते हो, कंजर्वेटिज्म का एग्जांपल है। मेकिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को आप पेमेंट करोगे उससे डिस्काउंट मांग लोगे, ये तो आपकी इनकम होगी, ये तो आपका पैसा बच जाएगा, इसके लिए अगर आप अभी प्रोविजन बना रहे हो तो इट इज नॉट कंजर्वेटिज्म, ये तो बेसिकली एक फ्यूचर का गेन आप अभी रिकॉग्नाइज यहाँ पे कर रहे हो। क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसकी वैल्यू गिर सकती है और उसके लिए आप एक अलग से फंड बना लेते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का। तो ए सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा आंसर यहां पे बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड एएस स्पेसिफिकली डील्स विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो जी, अभी सवाल आपको इंड एएस पे पूछे जा रहे हैं तो इंड एएस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी कौन से इंड एएस के अंदर बनाई जाती हैं? ऑप्शन है इंड एएस 29, 101, 110 एंड 41। जो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं, होल्डिंग सब्सिडरी का जो कंसोलिडेशन चल रहा है, दैट इज डन एज पर इंड एएस 110, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। What is the amount of net cash from operating activities of A Limited if it has net profit before tax rupees 5,90,000, depreciation on property plant equipment 4,30,000, decrease in current asset 30,000, decrease in current liability 85,000 and tax paid of rupees 80,000। तो आपको जी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5,90,000। डेप्रीसिएशन का क्या करें? डेप्रीसिएशन को तो ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि नॉन कैश आइटम है, 4,30,000 को ऐड करो। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, देखो करंट एसेट्स का अगर डिक्रीज है तो इसे यहाँ पे ऐड किया जाता है, करंट लायबिलिटीज का अगर डिक्रीज है तो उसे यहाँ पे माइनस किया जाता है, एंड टैक्स पेड की जानकारी भी आपको दे रखी है, उसे भी आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो फटाफट से इसे सॉल्व कीजिए और देखिए आपका ये क्या निकल कर आता है, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट वुड कम आउट टू 8,85,000। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ए लिमिटेड मेक्स प्लास्टिक बकेट्स, सेलिंग प्राइस पर बकेट इज ₹210, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹60, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मेकिंग बकेट्स इज 1,50,000 फॉर द ईयर, द नंबर ऑफ बकेट्स टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 इज। तो ये वाला जो सवाल है मार्जिनल कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है जी, और मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आपको बताना हो कि इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना माल बेचना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है जी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें सवाल में दे रखी है 1,50,000 की है, प्रॉफिट हमें 90,000 का चाहिए, कंट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके।
तो 210 माइनस 60, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 150 का यहाँ पे बन जाएगा। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 150, जनाब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा? इसका आंसर निकल कर आएगा जी 1600 बकेट्स बेचनी पड़ेंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो अभी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर टर्म्ड टुगेदर एज मॉडिफाइड रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 705। देखो, जो हमारा एसए 700 वाली सीरीज है ना, वो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट से जुड़ी हुई है, और जो हमारा एसए 705 है वो बात करता है मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट की। देखो, ऑडिट रिपोर्ट में अगर आप बोलें कि भैया सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही है, आपकी बैलेंस शीट सब ट्रू व्यू दिखा रही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी सब अच्छा बना हुआ है, तो आप क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं। बट अगर आप कहते हैं कि जनाब आपके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में कोई दिक्कत है, आपके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स में कोई दिक्कत है, तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट हो सकती है कि आप बोलें जी वैसे तो बैलेंस शीट सब सही है, बस हाँ इन्वेंट्री में दिक्कत लग रही है, तो क्वालिफिकेशन आपने डाल दी। इसके अलावा आप एडवर्स रिपोर्ट दे सकते हैं। एडवर्स रिपोर्ट का मतलब है आप कहते हैं कि जनाब बैलेंस शीट सही पोजीशन नहीं दिखा रही है, आपने पूरा का पूरा एडवर्स ओपिनियन ही दे दिया। या फिर अगर आप कोई ओपिनियन दे ही नहीं पा रहे तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन डाल सकते हैं कि मेरे को तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिली नहीं, इसलिए मैं कोई ओपिनियन यहाँ पे नहीं दे पा रहा। ये तीन तरीके की मॉडिफिकेशंस आपको एसए 705 में देखने को मिल सकती हैं। ए, सी और डी आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। जो आपका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, ये कई बार ऑडिटर डाल देता है एक्स्ट्रा एम्फेसिस देने के लिए किसी मैटर के ऊपर। ये एसए 705 में कवर नहीं होता, ये आपका एसए 706 में कवर होता है, और इसीलिए यहाँ पे ये आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ही रहेगा। Identify the correct order in which the assets of the firm shall be applied in the case of dissolution of a partnership firm. एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, अब उसके एसेट्स को यहाँ पे बेचा जाएगा, रियलाइज किया जाएगा और लायबिलिटीज की पेमेंट होगी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहने वाला है वो आपको बताना है। तो फटाफट से एक बार पॉइंट्स को देख लीजिए। देखो जी, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप जो थर्ड पार्टीज को आपके डेट ड्यू हैं, सबसे पहले तो आप उसको पे करने वाले हैं। इसके बाद अगर आपने पार्टनर से कोई लोन एडवांस ले रखा है तो फिर उसकी पेमेंट होगी। अगर फिर भी आपके पास बच रहा है तो आप पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है। फिर भी आपके पास पैसे बच गए तो आप अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, और ये सीक्वेंस प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब देखो, जब आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो आपको कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं, और ये जो कंडीशंस हैं हमारे पास 5 कंडीशंस मेनली होती हैं। उसमें आता है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं आप अपनी नई कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके शेयर होल्डर्स जो कम से कम 90% ऑफ द शेयर्स होल्ड कर रहे हैं वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। अब सेकंड वाला पॉइंट आप देखते हैं, इसमें 95% लिख दिया, बल्कि 90% का कंडीशन रहता है, और इसीलिए ये बी वाला पॉइंट तो गलत हो गया। परचेज कंसीडरेशन की जो पेमेंट रहती है, परचेज कंसीडरेशन की जो पेमेंट है वो यहाँ पे प्यारे दोस्तों की जाती है, लिखा हुआ है कैश पर शेयर में। देखो जी, कैश में नहीं पे की जाती, आपकी जो परचेज कंसीडरेशन है यहाँ पे शेयर्स में पे की जाती है। आपको नई कंपनी के शेयर्स दी जाते हैं, बट हाँ अगर कुछ फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है तो उसकी केवल कैश में पेमेंट कर सकते हो, तो ये भी गलत हो जाता है। जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द मर्जर आर पास्ड बाय पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो हाँ, जो मर्जर की अकाउंटिंग चलती है उसे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ही बोला जाता है। बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो यहाँ पे हमें अगर मर्जर का केस है तो बिजनेस कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, आपका बिजनेस जो है वो नई कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है, तो यहाँ पे नॉट इंटेंडेड टू बी कैरिड फॉरवर्ड लिखा हुआ, और इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। अब सवाल में ध्यान रखिए, आपको पूछा हुआ है इनकरेक्ट कौन से हैं, तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन कौन से हो, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया, सी वाला भी इनकरेक्ट हो गया, और आपका ई वाला भी इनकरेक्ट हो गया। ए और डी वाले केवल यहाँ पे सही हैं, बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। चलिए, तो सवाल है यहाँ पर, which ratio measures the amount that investors are willing to pay for each rupee of earnings, where higher the ratio larger the investor confidence in the firm's future। तो बताइए जी, कौन सी रेशो आपको बताती है
कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं एज कंपेयर टू अर्निंग कितना प्राइस पे करना चाहते हैं शेयर के लिए, और ये रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना ये इंडिकेट करता है इन्वेस्टर ज्यादा कॉन्फिडेंट है फर्म के फ्यूचर में। तो क्लियरली यहाँ पे हम प्राइस और अर्निंग्स को कंपेयर कर रहे हैं। ये आपका पीई रेशो है, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतना, उसका मतलब है उतना लोग ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार है इस कंपनी के लिए, और यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि इन्वेस्टर्स को काफी कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के फ्यूचर में। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 का क्लियरली बनेगा। चलिए अब सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? देखो सभी ऑप्शंस पे नजर डालोगे तो सबसे पहले ए और बी ही आ रहे हैं, तो ए और बी सबसे पहले ही होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टेब्लिश करो और एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करो। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को कंपेयर करोगे कि कौन सा कॉस्ट ज्यादा कौन सा कॉस्ट कम, और इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है उसको कैलकुलेट करोगे, उसके कॉजेस को आइडेंटिफाई करोगे, और फिर जो डिफरेंस है उसका फाइनली अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं उसमें आपका ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे कर दोगे। तो आपका सीक्वेंस जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ए बी ई सी डी, और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Which transactions are classified as operating activity? इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बोलेंगे, यानी कि जौन से ट्रांजेक्शन आपके डायरेक्टली ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं वो आपको यहाँ पे पहचानने हैं। सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अब एक फिक्स एसेट को आपने बेचा, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग नहीं है। कलेक्टेड बिल रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, तो ये तो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग का काम है। बिल्डिंग खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सप्लायर को पे किया आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इक्विटी शेयर को इशू किया एट अ प्रीमियम, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो बी एंड डी हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखे हैं। लिस्ट 1 में कुछ रेशोज हैं और लिस्ट 2 में है उनके पर्पस। लिक्विडिटी रेशो ये बेसिकली बताती है कि आपके जो ऑब्लिगेशंस अराइज हो रहे हैं आप उनको मीट कर पाएंगे या नहीं मीट कर पाएंगे, आपके पास उतनी लिक्विडिटी उतना कैश अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो ये चीज हमें जो देखने को मिल रही है, ये देखने को मिल रही है जी सेकंड नंबर वाले पॉइंट में, एबिलिटी टू मीट मेच्योरिंग ऑब्लिगेशन। जो हमारी लायबिलिटीज एकदम से मेच्योर हो रही हैं, अराइज हो रही हैं, उनको आप मीट कर सकते हैं, लिक्विडिटी है या नहीं है। एक्टिविटी रेशो ये आपको बताती है कि आप अपने एसेट्स को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें आपकी टर्नओवर रेशोज आती हैं, इसमें आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो कितना अच्छे से आप अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं वो बताएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये बताएगा आपके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को, इट विल असेस योर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कि आपने काम किया ऑपरेशंस के तो प्रॉफिट कितना कमाया आपने, यहाँ पे जीपी रेशो कितना है, एनपी रेशो कितना है, तो ये सब चीजें आएंगी इसके अंदर। बाकी इसके बाद है डेट रेशोज। तो डेट रेशोज तो बेसिकली आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज से जुड़ी हुई है, क्योंकि डेट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है विच इज अ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। तो डी आपका 4 से मैच हो जाएगा, और करेक्ट मैचिंग यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर 1 की बन जाएगी। चलिए तो अब सवाल है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब बजटरी कंट्रोल सिस्टम में यहाँ पे आपको स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं जी, देखो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे तो सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ही एस्टेब्लिश होंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही आपके बजट कहीं ना कहीं बनेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड बजट की फैक्टर्स की कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बजट तैयार करने हैं, और फिर आप अपने बजट एक्चुअल में तैयार कर लेंगे। आपके बजट तैयार हो गए एक्चुअल में। अब बजट तैयार होने के बाद आप लास्ट में देखेंगे कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा, बजट और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, उसमें वेरिएंस निकालकर उसे एनालाइज करेंगे, और करेक्टिव एक्शन जो आपको लेना है वो करेक्टिव एक्शन आप यहां पे फाइनली लेंगे। तो अगर आप सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे दैट इज गोइंग टू बी सी ए बी डी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है, आइडल कैपेसिटी कॉस्ट ड्यू टू अवॉइडेबल कॉजेस आर ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स या फिर अकाउंट्स। देखो जी यहाँ पे आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी कुछ आइडल कैपेसिटी कॉस्ट हैं एंड दीज आर ड्यू टू अवॉइडेबल कॉजेस, यानी कि ये आप अवॉइड कर सकते थे, अवॉइड की जा सकती थी, ऐसी आपकी कुछ खर्चे अराइज हो गए। तो ये नॉर्मल नेचर के नहीं हुए, ये अब नॉर्मल नेचर के खर्चे हुए क्योंकि आप इन्हें अवॉइड कर सकते थे।
अब नॉर्मल नेचर के अगर आपके पास खर्चे हैं, क्या इससे आप अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने दोगे? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बढ़ने दोगे। ऐसे अब नॉर्मल खर्चों को आप अलग से ट्रीट करोगे, आप इन्हें लेकर जाओगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शंस यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दे रखी है। तो ऐसे खर्चे आपके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लेकर जाएंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए अब सवाल है जी आपका, द एरर अराइजिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा इज टर्म्ड एज। अब देखो हमारे पास ना जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा। और कुछ होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अभी थोड़े समय के लिए आपने किया, शॉर्ट टर्म नेचर के खर्चे हैं जिससे लॉन्ग रन में फायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी को सैलरी पे कर दी, कुछ बिजली का बिल पे कर दिया, तो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसमें आप ना क्लासिफिकेशन का एरर कर देते हैं, होते तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट आप गलती से उन्हें रेवेन्यू बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जो है एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, उस मशीनरी को इंस्टॉल करने बंदा आया, उसने चार्ज कर लिए 5,000 रुपए। तो ये जो 5,000 रुपए उसने इंस्टॉलेशन के चार्ज किए, ये मुझे मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड करने चाहिए थे और मशीनरी की कॉस्ट 1,05,000 माननी चाहिए थी। बट अगर मैं ये 5,000 रुपए मशीनरी की कॉस्ट में ऐड ना करके डायरेक्टली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाता हूं, तो यहां पे मैंने एक एरर कर दिया, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। और इस एरर को बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर दिया। करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर आप किसी चीज को ओमिट ही कर जाते हैं। एरर ऑफ कंपनसेशन के अंदर आप दो गलतियां करते हैं जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज वो हैं जिसकी पेमेंट आपको अभी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कर देनी है, 1 साल के अंदर अंदर इनकी पेमेंट हो जानी है। करंट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट तो आपका एसेट होगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये आपकी करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया। बिल रिसीवेबल, ये तो आपका एसेट है। बिल पेबल, ये आपकी करंट लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट आपको शॉर्ट टाइम में करनी होगी। एक्रूड इनकम, कि आपकी कोई इनकम एक्रू हो गई बट अभी आपको मिली नहीं, तो ये भी एक एसेट ही होगा आपके लिए, करंट लायबिलिटी तो नहीं है। तो बी और डी ही करंट लायबिलिटीज होंगे और अकॉर्डिंगली हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट 2025 जून एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।